यहाँ पर हम ये समझना ज़रूर चाहेंगे, अगर ऑप्शन दी जाती है तो दोनों में से बेहतर कौन सी रहती है और किसको क्या कराना है, ये ज़रा बता दीजिए। मैं कहूँगा तीनों में से बेहतर कौन सी है? ट्रांसप्लांट बेहतर है, बेस्ट। अच्छा, वो तो क्लियर हो गया। हीमो और सीएपीडी में से टोटली पेशेंट चॉइस है। अगर आप घर के आसपास हीमोडायलिसिस सेंटर है, आप हफ्ते में 3 बार जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। पर यदि आप बॉर्डर पे रहते हैं, डायलिसिस की सुविधा ही नहीं है, पर जीवन व्यतीत करना है, तो सीएपीडी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। जैसे कोई टूरिंग करता है, जिसने कहीं ट्रैवल करना है, वो अपना सामान साथ लेके जाते हैं, सीएपीडी करते हैं। प्लस चॉइस में वो इंडिकेशन ने कहा कि अगर हार्ट वीक है, फिस्टुला नहीं बनता, तो सीएपीडी करना है। जी जी डॉक्टर मोहम्मद, कॉस्ट अगर दोनों की बात की जाए, जाहिर सी बात है अगर हीमोडायलिसिस सेंटर में जाना पड़ रहा है तो कॉस्ट उसकी ज़्यादा होगी। तो तकरीबन कितनी कॉस्ट रहती है अगर गवर्नमेंट सेटअप की बात की जाए, और अगर फिर डॉक्टर मलिक से जानेंगे कि प्राइवेट सेटअप में क्या फ़र्क है? जी, हीमोडायलिसिस जो है उसके लिए मशीन चाहिए, मशीन का कॉस्ट है, प्लस उसके लिए आपको डिस्पोजेबल चाहिए, फिल्टर चाहिए, आर्टिफिशियल किडनी चाहिए आपको जिससे आप फिल्टर करेंगे। फिर आरओ प्लांट चाहिए आपको, क्योंकि आपको पानी का जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया ज़रूरी है। इट हैज़ टू बी मच मच बेटर दैन हम जो पानी पीते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम पानी पीते हैं, हम दिन में 2 या 2.5 लीटर पानी पीते हैं, उसका आरओ क्वालिटी है। यहाँ हीमोडायलिसिस में ऑलमोस्ट 120 लीटर पानी हमारे खून के साथ कांटेक्ट में आता है। इट रिक्वायर्स अ वेरी प्योर क्वालिटी वाटर, तो उसका एक कॉस्ट है। तो गवर्नमेंट सेटअप में आमतौर पर मैं एम्स की बात करूंगा, तो एम्स में तो हम ऐसे कोई कॉस्ट हम लेते नहीं है पेशेंट से, लेकिन पेशेंट को शायद सामान लाना पड़ता है, उसका एक कॉस्ट तो हो ही जाता है। एक फिल्टर का कॉस्ट 500-600 रुपये है, उसका हम 2-3 बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप ओवरऑल अगर कॉस्ट देखा जाए, एब्सोल्यूट कॉस्टिंग करें आप, तो कॉस्ट तो हो ही जाता है अबाउट 1200-1300 रुपये तो पर सेशन कॉस्ट तो है। और डॉक्टर मलिक, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? प्राइवेट सेक्टर में डायलिसिस की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 2 से 3,500 रुपए के आसपास है पर सेशन। अगर हम 2,000 मान के चलें और महीने में 10 डायलिसिस कराएं तो 20,000 ये हो गया। प्लस एरिथ्रोपोएटिन एक टीका होता है जो खून बढ़ने की दवाई होती है जिसकी आवश्यकता है। कुछ डायलिसिस सारे काम नहीं करता, बच्चे कुछ काम दवाइयाँ करती हैं। तो मैं मान के चलूँ कि 35 से 40,000 रुपए खर्चा है एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए एक CKD 5D डायलिसिस पेशेंट के लिए। CAPD कॉस्ट भी उतनी है, 17-18,000 रुपए महीने का CAPD का, दवाइयाँ एटसेट्रा अलग से हो जाती है। तो 30,000 रुपए तो चाहिए। जी और ये एक हमारे पास ईमेल आया है नवीन कुमार पाठक का दिल्ली से। वो ये कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादा पानी पीना किडनी को साफ रखने में काफ़ी मददगार होता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा पानी पीने से किडनी पर बोझ बढ़ जाता है। क्या कहेंगे आप? ये ज़्यादातर हम बात करते हैं जब किसी को किडनी स्टोन्स होते हैं। पॉइंट ये है कि कितना ग्लास पानी पीना चाहिए ग्लास से नहीं नापा जाता, डिपेंड करता है कि आप पेशाब कितना निकाल रहे हैं। तो अगर आपको किडनी स्टोन्स प्रिवेंट करने हैं, या तो किसी को ऑलरेडी स्टोन्स हैं और उसको दोबारा नहीं स्टोन्स बनाने हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका पेशाब 24 घंटे में 2 से 2.5 लीटर तक आए। तो अगर आप 24 घंटे में 2 से 2.5 लीटर पेशाब निकाल रहे हैं, इसका मतलब आप ठीक पानी पी रहे हैं। तो अगर एक कोई बंदा AC रूम में बैठा हुआ है, उसके लिए पूरे दिन में मेरे ख्याल से 8 ग्लास पानी सफिशिएंट है। लेकिन यही एक कोई मजदूर आदमी है, बाहर काम कर रहा है, तो उसके लिए काफ़ी ग्लासेस पानी चाहिए। तो ग्लास से नहीं नापना है, आपने ये देखना है कि 24 घंटे में आपका पेशाब कितना जा रहा है। और आप काम क्या करते हैं? अगर जो आपने बात कही कि अगर आप बाहर कुछ ऐसा, या कोई एथलीट है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उसको ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। अब बात ये आती है डॉक्टर गुरदीप कौर, हम आपसे ये समझ लें कि बहुत से लोग जिनका डायलिसिस चल रहा है उस दौरान अपनी किडनी को ठीक रखने के लिए, और अक्सर जो होता है कि खान पान में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, तो कमज़ोरी एक आम समस्या रहती है लोगों को। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए ऐसे में? डायलिसिस के दौरान सबसे ज़रूरी होता है प्रोटीन, क्योंकि डायलिसिस के दौरान बहुत सारा प्रोटीन लीकेज होता है, तो प्रोटीन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन का ध्यान रखना चाहिए। प्रोटीन में आपका जो अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें, आपका एग वाइट्स, ये ज़रूर लेना चाहिए। और क्योंकि डायलिसिस के मरीज़ को पेशाब भी को बहुत कम आता है, तो फ्लूइड की प्रॉब्लम होती है, तो बहुत ज़्यादा दूध भी नहीं दे सकते, और बाकी रिस्ट्रिक्शन होता है फॉस्फेट और पोटेशियम का, इसलिए उस कारण भी बहुत ज़्यादा दूध नहीं दे सकते। लेकिन 1 ग्लास दूध, 1 कटोरी दही
और काफ़ी पनीर, घर का बना पनीर बहुत ही अच्छा होता है पेशेंट्स के लिए, क्योंकि घर के बने पनीर में जब हम पनीर बनाते हैं तो पानी में बहुत सारा फॉस्फेट और पोटेशियम निकल जाता है। तो ये लेना बहुत ज़रूरी है। बाकी दालें ज़रूर खानी चाहिए। ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि दाल नहीं लेनी है, लेकिन डायलिसिस के दौरान दाल ज़रूर लेनी चाहिए। दालों में थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रीटमेंट ज़रूर कर लें। वो ये है कि दाल को थोड़ा सा उबले हुए पानी में कम से कम 1 घंटा छोड़ दें, उसके बाद उसको नॉर्मल पकाएं। पकाते वक्त नमक नहीं डालें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि नमक डालने से क्या होता है, जो चीज़ हम फॉस्फेट और पोटेशियम जो निकालना चाहते हैं वो नमक उसे निकलने नहीं देता। तो आप नॉर्मली दाल को पकाएं, फिर नीचे से गाढ़ी दाल जो है वो पेशेंट को सर्व करें, ऊपर जो सूप जो है वो ना पेशेंट को सर्व करें। सो इसलिए हम सिखाते हैं अपने पेशेंट्स को कि जब वो पार्टी वगैरह जाते हैं तो वो सोचते हैं कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, तो राजमा और छोले होते हैं तो वो तरी निकाल रहे होते, तो हम ये कहते हैं सूप ना निकालें, आप दाने निकालिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इसी के साथ बहुत संक्षेप में आपसे अब हम ये भी जान लें, जो लोग ट्रैवल करते हैं अपनी नौकरी के सिलसिले में, उनको ये सब करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, उनको क्या करना है? उनके लिए मैं ये कहूँगी कि नमक का बस ध्यान रखें कि जो चीज़ आपको नज़र आती है, जो प्रिजर्व फूड आइटम्स हैं, जो चाइनीज़ फूड आइटम्स हैं, इन पे ना जोड़ दें। अच्छा, ठीक है। और बाकी जहाँ पर भी आपको सुरक्षित खाना मिलता है, जहाँ पर भी आपको हाइजीनिक खाना मिलता है, वहाँ लें। और एरिएटेड ड्रिंक्स न पिए। एरिएटेड ड्रिंक्स तो बिल्कुल ना लें, क्योंकि उसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है, जो कि फॉस्फेट जो है वो हमारे इन मरीजों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जी। और एकदम शुरू कर रहे हैं रैपिड फायर यानी छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर भौमिक आप ही को जा रहा है। गुर्दे की बीमारी के लक्षण, गुर्दे जब पूरी तरह प्रभावित हो जाते हैं उसके बाद ही दिखा देते हैं, अर्ली स्टेज में नहीं आते? जी, 50% से कम जब हो जाते हैं तब दिखाई देते हैं। जी डॉक्टर मलिक, व्यक्ति के दोनों गुर्दे एक साथ प्रभावित होते हैं? अक्सर शुगर में, बीपी में, पर कुछ बीमारी एक गुर्दे वाली होती हैं, जैसे स्टोन डिजीज। जी डॉक्टर गुरदीप, किडनी फेलियर की स्थिति में मीठा खाना बंद कर देना चाहिए? ऐसा नहीं। डॉक्टर भौमिक, दोनों गुर्दे खराब होने पर ही डायलिसिस किया जाता है? एब्सोल्युटली, जैसे मैंने कहा कि इंसान एक गुर्दे पे भी जी सकता है, लोग डोनेशन करते हैं। सो ऑब्वियसली जब दोनों गुर्दे खराब होते हैं और 50% से कम है, और जब 5D यानी 15% से कम, एक्चुअली इंडिया में तो 10% से कम ही डायलिसिस शुरू करते हैं हम। सो एब्सोल्युटली 2 गुर्दे तो खराब होना ही है। डॉक्टर मलिक, डायलिसिस द्वारा शरीर में इकट्ठा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट और टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाता है? जी बिल्कुल। डॉक्टर गुरदीप, डायलिसिस पेशेंट को पानी व अन्य तरल पदार्थों का सेवन कम कर देना चाहिए? बिल्कुल सही। या जितना भी पेशाब आए 24 घंटे में, उसमें 500 ml जोड़ लें, उतना ही टोटल लिक्विड उनको पूरे दिन में लेना चाहिए। डॉक्टर भौमिक, डायलिसिस क्रॉनिक किडनी फेलियर में ही उपयोगी है, एक्यूट में नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं। जैसे मैंने कहा कि अक्यूट में भी अगर फंक्शन 15% से कम हो, 10% से कम हो, लाइफ सेविंग प्रोसीजर। सो AKI विद सीवियर रीनल फेलियर डायलिसिस तो किया जाता है, बट देन डायलिसिस इज नॉट लॉन्ग टर्म, वो बंद हो जाएगा। जी डॉक्टर मलिक, डायलिसिस सिर्फ अस्पताल में ही किया जा सकता है? नहीं, जैसे हमने बताया कि एक तो होम डायलिसिस जो CAPD है, पर कुछ लोग हीमोडायलिसिस मशीन भी घर पे लगाते हैं, जहां वो डायलिसिस रोज करते हैं। इसको बोलते हैं डेली नॉक्टर्नल डायलिसिस। ये कुछ वेस्टर्न कंट्री में ज्यादा है, जहाँ पे आपकी मशीन घर पे लगी है, आप घर पे डायलिसिस करते हैं, पर क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही उम्दा होती है इसके। जी डॉक्टर कौर, गुर्दे की बीमारी होने पर हरी पत्तेदार सब्जियां खाना बंद कर देना चाहिए? ये बिल्कुल नहीं करना है, जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर भौमिक, गुर्दे की हर बीमारी में डायलिसिस करवाना पड़ता है? ऐसा है, जब किडनी फेलियर है, दैट फेलियर वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5D स्टेज, तब जाके करना पड़ता है। लेकिन ऐसे हम जैसे कहा कि भारत में 10% लोगों को किडनी की बीमारी है, तो ऐसी बात तो नहीं है, ओनली लास्ट स्टेज में किया जाता है 5D। डॉक्टर मलिक, हीमोडायलिसिस में शरीर से एक्स्ट्रा सॉल्ट्स निकल जाते हैं? सब तरह की गंदगियां निकल जाती हैं, इंक्लूडिंग सॉल्ट, एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन। जी डॉक्टर कौर, हीमोडायलिसिस के दौरान फलों का रस यानी फ्रूट जूसेस लेना अच्छा होता है? जी नहीं, उस टाइम फ्रूट जूसेस जो है बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ पोटेशियम होती हैं, इसलिए हम उन्हें मना करते हैं। जी डॉक्टर भौमिक, हीमोडायलिसिस हफ्ते में 3 बार करवाना जरूरी है? देखिए,
3 बार, कभी कभी 4 बार भी करना पड़ता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेटिव किडनी फंक्शन। आपका अगर खुद का किडनी फंक्शन थोड़ा बेहतर हो सकता है आप थोड़ा कम भी कर पाए, हो सकता है 6 बार भी करना पड़े, बट जनरली हम 3 बार कहते हैं, बट इट कैन वेरी। डॉक्टर मलिक, हेमोडायलिसिस तकनीक में आर्टिफिशियल किडनी या फिल्टर हेमोडायलिजर का प्रयोग किया जाता है? जी बिल्कुल, उसी के द्वारा उसमें जो मेम्ब्रेन होती है उससे गंदगी निकल आती है। डॉक्टर कौर, आखिरी सवाल आपको जा रहा है। हीमोडायलिसिस करवा रहे पेशेंट्स को खाने में आयरन और जिंक से परहेज करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए उनको? नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आयरन जो है काफ़ी मरीजों को दिया जाता है, ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए। जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर गुरदीप कौर, डॉक्टर मलिक और डॉक्टर भौमिक, आप सभी का। विस्तार से विशेषज्ञ ने आपको बताया है कि किस तरह की सावधानी रखी जाए और ख़ास तौर पर ज़रूरी होगा कि अगर थोड़ी सी सावधानी रखें और गुर्दे की बीमारी से आप बचाव कर सकें। जी, तो अगले सप्ताह जब मैं और किरण लौटेंगे टोटल हेल्थ में, तो हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय पर, यानी डेफनेस पर, बहरापन, और उसको दूर करने के उपाय क्या होंगे वो हम जानेंगे अगले सप्ताह। तब तक के लिए नमस्कार।